हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज से हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और जिसका पहला अध्याय है विविधता की समझ। अब सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर की समरी पढ़ेंगे कि इसमें क्या विविधता है, क्या किस तरीके से कैसे हम विविधता को समझ सकते हैं। इसके लिए हम पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अध्याय 1, विविधता की समझ। आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी अलग अलग होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरीके से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरीके की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए इसका कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कोई भी एक जैसा नहीं होता है, हर कोई अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 इमेज दी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से भिन्न है, ना ये एक सेम है, ना ये और ना ये। तो इन तीनों में विविधता है। अब ये तीनों अलग कैसे हैं? अब अगर यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में अगर कहा जाता है कि आप अपनी कोई इमेज बनाइए, सपोज आप अपनी कोई इमेज बनाते हैं, तो क्या वो इमेज जो यहाँ पर 3 इमेज बनी हुई हैं उनके जैसी है या उनसे अलग है? उनसे अलग है, जाहिर सी बात है। इनसे अलग क्यों है? क्योंकि जो हर किसी का चित्रकारी करने का तरीका होता है वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा तरीका कुछ और है, आप किसी और तरीके से बनाएंगे, तो सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। अब यहाँ पर अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यहाँ पर कुछ एक तरीके से ये छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि आपको अपने बारे में कुछ जानकारी लिखनी है यहाँ पर। अब जैसे सबसे पहला इसमें आता है कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ। अब जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या पहन के जाना पसंद करती हैं? कोई सूट पहन के जाना पसंद करता है, कोई साड़ी पहन के जाना पसंद करता है, कोई जीन्स टॉप पहन के जाना पसंद करता है। तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं सूट पहन कर जाना पसंद करती हूँ। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है, मैं घर में डैश में बात करती हूँ। मतलब मैं अपने घर में किस तरीके से बात करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैं अपने घर में नीची आवाज़ में बात करती हूँ। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, मेरा पसंदीदा खेल। अब हर किसी का पसंदीदा खेल अलग अलग हो सकता है। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को खो खो पसंद है। तो मैंने यहाँ पर खो खो लिखा है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद। अब मुझे किस बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अपनी संस्कृति के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर हर किसी की जानकारी अलग अलग हो सकती है, या हो सकता है कि जो आपने यहाँ पर जानकारी दी है वही जानकारी आपकी फ्रेंड की हो। जो आपको सूट पहन के बाहर जाना पसंद है, ऐसे ही उसे भी हो। या आपको जो खो खो खेल पसंद है, हो सकता है उसको भी खो खो खेल पसंद हो। तो किसी मामलों में तो आपकी जानकारी है वो बिल्कुल एक जैसी मैच हो जाएगी, और कहीं पर वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, आपकी सूची से हूबहू मिलती है क्या, या नहीं भी हो सकती है कि जो कुछ जवाब हैं आपके साथियों के वो आपसे मिलते जुलते होंगे। और कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है। कुल मिलाकर आपकी कक्षा के विद्यार्थी कितनी भाषाएं बोलते हैं, इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आपके साथियों, आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी तरह हैं, लेकिन कई मामलों में वो आपसे बिल्कुल अलग है। अब इस सबको आगे और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक कहानी दी हुई है। चलिए अब पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहानी क्या है? यहाँ से कहानी शुरू होती है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने
उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहीं पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? अब जो स्कूल गया ही नहीं कभी, जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं करी, तो उसको क्या पता सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का कोई जो दूसरा अर्थ है, प्रजा प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर जब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन होता है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैंने साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अभी तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अब यहाँ पर हम 3 अंतर कोई भी ढूंढ सकते हैं। चलिए पहले आगे इस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया है। जब समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें कई अंतर मिल जाएंगे, जैसे कि समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है और समीर 2 हिंदी बोलता है। एक अंतर हो गया। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए हैं। दोनों की भाषाएं भी अलग अलग हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों की दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये सभी भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं।
अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था, वो कभी स्कूल ही नहीं गया। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। यहाँ पर जो समझाया गया है, विविधता अलग होती है और गैर बराबरी अलग होती है। विविधता क्या होती है? विविधता ये होती है कि कोई हमसे अलग है, वो हमसे जाति में अलग है, अपने धर्म में अलग है, या उसकी भाषा हमसे अलग है, उसका पहनावा हमसे अलग है, उसका खान पान हमसे अलग है। ये क्या है? विविधता है। और अगर हम बात करते हैं अमीरी की और गरीबी की, कि कोई अगर जैसे कि समीर एक स्कूल में ही पढ़ाई करी है, उसने वो स्कूल में गया है, लेकिन समीर दो को कभी उसका मौका ही नहीं मिला। तो ये यहाँ पर बात हो रही है गैर बराबरी की। विविधता और गैर बराबरी दोनों ही अलग अलग है। अब यहाँ पर गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुम्हार है तो वो कुछ सब्जी बेचने का काम कर सकता है, या कोई कारपेंटर का काम कर सकता है, बढ़ई का काम कर सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो जिस जाति का है वो उसी जाति का पेशा भी में भी काम करता है, वो उसको भी नहीं बदल सकता है। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने गैर बराबरी को भी बताया गया है। अब जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है, ये भी हम साथ ही साथ करते हुए चल रहे हैं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हैं। अब आपको पता है कि समीर एक हिंदू था, समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसलमान है। अब हिंदुओं के त्यौहार क्या क्या होते हैं? होली हो गया, दिवाली है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा होली, दिवाली, ठीक है। और मुसलमानों के क्या क्या होते हैं? जैसे वो रोज़ा रखते हैं और ईद मनाते हैं। ये क्या त्यौहार हो गए? ये मुसलमानों के त्यौहार हो गए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, तो थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन की कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। अब यहाँ पर जो भी कहानी लिखता है वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखता है, या जैसे जो जहाँ पर रहता है या जिसकी जो रुचि होती है वो उसके अनुसार ही लिखता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सूची बनाई कि अपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अब हो सकता है कि आपने पंजाब का कोई व्यंजन खाया हो, आपने गुजरात का कोई व्यंजन खाया हो। अब जैसे गुजरात में ढोकला, खांडवी ये सब बहुत पसंद करते हैं, आपने खाया है वो,
तो आपने गुजरात का व्यंजन खा लिया, या आपने पंजाब में लस्सी है, या मक्के की रोटी सरसों का साग ये पंजाब का व्यंजन है। तो अलग अलग प्रांत का अलग अलग व्यंजन है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि आपने ऐसे कौन कौन से व्यंजन खाए हैं, पहले आप उनकी सूची बनाएं और फिर देखिए कि ये कौन से प्रांत का है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। अब इसमें क्या है, भारत में इतनी सारी बोलियां बोली जाती हैं। आपको हिंदी आती है, आपको हिंदी के साथ साथ हो सकता है पंजाबी के कुछ शब्द आते हों, या गुजराती भाषा के कुछ शब्द आते हों, तो वो भी, उसकी भी आपको लिस्ट बनाने के लिए इसमें कहा गया है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी ही पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कुआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानी लिख पाएंगे। अब यहाँ पर ये आपकी इमेजिनेशन की बात हो रही है कि आप इमेजिन करना है आपको कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप किस तरीके की कहानियाँ लिख पाएंगे, या आप सोच सकते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं किस तरीके की कहानियाँ लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब ये यहाँ पर लिखा गया है, मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती है। ऐसी जगह के जीवन पर आप एक कहानी या चित्र बनाइए। वही है कि यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन की बात हो रही है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है कि आप किस हद तक आप सोच सकते हैं कि अगर अपने आप को अगर आप दूसरी जगह रखते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आप सोचकर कहानी को लिख सकते हैं। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा, या ऐसी कौन कौन सी सूची हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगी वहाँ पर अगर आप ऐसी जगह पर होती हैं। तो उनकी लिस्ट बनाने के लिए इसमें कहा गया है। अब यहाँ पर बात आती है भारत में विविधता। अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के लोग विभिन्न तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। मतलब भारत के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग प्रांतों में लोग रहते हैं, तो हर किसी का ही तरीका अलग है। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है प्रार्थना या इबादत करना। कुछ भक्ति गीत गाकर करते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाकर करते हैं। गुरुद्वारे में जाकर क्या करते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं। या हम अगर हम उसमें गुरुवाणी के साथ साथ अगर हम उनका जो नमस्ते करने का तरीका बोलते हैं, जो सिख लोग होते हैं, पंजाबी होते हैं, वह सत श्री अकाल कह के करते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है जो कि मुसलमान होते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम, या उनका जो नमस्कार करने का तरीका होता है या इबादत करने का या जो नमाज़ पढ़ने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इनका पूजा पाठ का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो यही इसमें बताया गया है। अब दूसरा शादी करना। अब शादी करने को लेके यहाँ पे अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है मंदिर में फेरे लेना। मंदिर में फेरे लेना एक दूसरा तरीका होता है। चर्च में जैसे कि लोग रिंग पहनाकर शादी करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। मणिपुर में औरतों का फ्नेक पहनना, जैसे कि अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यूपी में है वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं ज़्यादातर, या जो पंजाब में है वो सूट पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो हर किसी का पहनावा यहाँ पर अलग हो जाता है। अब अभिवादन करना। अभिवादन में आ जाता है कि झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जौहार कहना। अब यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर गुरुवाणी में जाकर ये अपना गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं और ये बोलते क्या हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। और जैसे कि मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो नमस्ते करते हैं एक दूसरे को, अभिवादन करते हैं, वो कैसे करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह के इस तरीके से करते हैं। अब बात आती है चावल पकाना, मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी बनाना। एक दूसरा तरीका हो सकता है चावल की खीर बनाना। अब इसमें क्या हो सकता है, चावल का डोसा भी बनता है।
जो कि उसमें हम साउथ साइड में ज़्यादा खाते हैं। चलिए, इस तरीके से ये इसमें यहाँ पर विविध तरीकों से अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि प्रार्थना करना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवादन करना और चावल पकाना। अब हम पढ़ रहे थे भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग अलग होता है। अब इसमें ये क्या चीज़ बताई गई है कि हम करते सब सेम ही है। अगर हम किसी को नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, किसी का अभिवादन करते हैं तो हम अभिवादन ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। काम एक ही है, लेकिन उसको करने का तरीका हर किसी का एक अलग अलग होता है। अब यहाँ पर आती है कि हम विविधता को और अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। करीब 125-200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब भी पेट भर के खाना नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। यहाँ पर इन्होंने यही बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि आज इतनी सुख सुविधाएं हैं तो आज ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहले जब ये सब कुछ नहीं था, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होता था। जिस जगह वो नई जगह जाकर रहते थे, कुछ वहाँ की चीज़ें अपना लेते थे, कुछ उनकी खुद की होती थी। तो दोनों में ही एक मिश्रित, एक तरीके से मिश्रण हो जाता था। कुछ उनकी अपनी और कुछ वो जहाँ पर जाते थे वहाँ की अपना लेते थे। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से कई प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां, अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ा है। अब यहाँ पर इन्होंने भारत के दो दो भागों का वर्णन किया है आगे, एक लद्दाख और एक केरल। लद्दाख जो कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, और जो केरल है वो नीचे साउथ में आता है। दोनों की ही जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाई। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जो पढ़ना शुरू करते हैं वो करते हैं लद्दाख के बारे में। ये इन्होंने लद्दाख की एक इमेज दी हुई है, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका। तो चलिए सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं।
के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना जो होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतों की इमेज है कि जो पश्मीना शॉल हाथ से बनाया जाता है वो किस तरीके से बुना जाता है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी इसमें हम सिर्फ यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब दूसरे जो राज्य की बात की गई है केरल, दूसरी जगह की जो बात की गई है वो है केरल। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का एक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्होंने चीनी वला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का इस बात की ओर इशारा करता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब ये यहाँ पर जो वहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है नाव से रिलेटेड, केरल में मनाए जाने वाला एक त्योहार होता है ये ओनम, कि एक विशेष आकर्षण होता है नाव प्रतियोगिता। इस त्योहार में नाव प्रतियोगिता होती है, उसी का ये चित्र इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। सपोज आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं या आप कहीं एक जगह पर रह रहे हैं, वहाँ आपके साथ ना जाने कितने अलग अलग जगह से आए हुए लोग भी रहते हैं। जैसे अगर दिल्ली में मेनली हम माने
तो यहाँ पर बहुत तरीके के लोग होते हैं। कोई असम से आया हुआ रहता है, कोई केरल से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा का है। तो हर कोई अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह से आए हुए लोग होते हैं जो कि एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। अब आता है विविधता में एकता। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। इसको बोलते हैं अनेकता में एकता, कि हम चाहे कितने भी अलग हैं लेकिन जहाँ बात इंडिया की आती है तो वहाँ हम सब एक हैं। अब इसी के ऊपर यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं जो मैं एक बार पढ़ रही हूँ। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये जो कविता है ये उनके लिए लिखी हुई है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें हुआ था। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में जो एक ब्रिटिश जनरल था उसने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, जिसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उनमें उससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरीके से एकता का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में लिखें। अब यहाँ पर ये जो हमारा पूरा अध्याय है ये ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो विविधता से रिलेटेड यहाँ पर लद्दाख में और केरल में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। विविधता की समझ, यस, विविधता की समझ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।